So today we will start with new concept known as center of mass. इसका ग्रेविटेशन से रिलेशन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूँ. एक्चुअली ये 6th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट आई एम टीचिंग यू नाउ. सो 7th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है रोटेशनल का, बट दिस इज यूज्ड इन ग्रेविटेशन आल्सो. ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? पहली बात, सेंटर ऑफ मास इट इज अ पॉइंट. इट इज अ पॉइंट. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट. जयदीप अगर दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा सर, जिस पे बैलेंस हो जाता है. हाँ, इट इज अ पॉइंट. और क्या पॉइंट है? दिस इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड. मतलब क्या? सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं स्टार्ट करता हूँ सर्कुलर ऑब्जेक्ट से. स्टार्ट विथ सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ये मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. अब देखो, सपोज सर्कुलर ऑब्जेक्ट का कुछ मास है. दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम मास. ठीक है, अब इसका मास m है. मैं इसका सेंटर लेता हूं, सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल. एक्चुअली दिस सेंटर ऑफ सर्कल इज सेंटर ऑफ मास. इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस सर्कल को, या डिस्क ले लो, आप इसको डिस्क ले सकते हो, डिस्क. अगर मैं डिस्क को इस पॉइंट पे बैलेंस करूं तो क्या होगा? डिस्क बैलेंस हो जाएगी. क्या हो जाएगा? डिस्क बैलेंस हो जाएगी. सो ऑब्जेक्ट जहां पे बैलेंस हो सकता है, दिस इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास. आपने अपने स्कूल में भी क्या होगा, कई बार आप पेंसिल लेके उंगली में बैलेंस करते हो, राइट? यू कीप अ पेंसिल ऑन योर फिंगर एंड ट्राई टू बैलेंस. कभी क्या आपने पेन लेके किया होगा? यू ट्राई टू डू, राइट? या लकड़ी लेके करते हो. क्यों? दिस पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाता है. दिस पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाता है. दैट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास. तो जो मेरा ये डिस्क है, ये डिस्क हो गया. डिस्क का सेंटर ऑफ मास का है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे. सिमिलरली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है. ये क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पे भी आऊंगा मैं. सपोज यू टेक स्क्वायर, रेक्टेंगल. अब देखो, एक क्लिपबोर्ड रेक्टेंगल हो गया, काइंड ऑफ. क्लिपबोर्ड क्या हो गया आपका? रेक्टेंगल हो गया. फिर यू कैन से रोम्बस, यू कैन टेक पैरेललोग्राम. इन चारों का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इन चारों का सेंटर ऑफ मास होता है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. तो अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल्स को ड्रॉ करूं और जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे क्या हो जाएगा? मेरा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. मतलब अगर मैंने यहाँ पे COM मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास शॉर्टकट में. एक्चुअली COM कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मतलब आपने एक पेपर में मत लिखना COM, लेकिन हम COM क्या है ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि बार बार लिखना ना पड़े. जैसे आप लिखते हो ना इक्वेशन EQN, वैसे वैलिड है, इसको लिखो तो मार्क्स नहीं करते, लेकिन ये भी शॉर्टकट है. वैसे सेंटर ऑफ मास COM लिखते हैं. चलो वैसे सर, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते थे ना. सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट है दोनों. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर सेम पॉइंट. वो अलग अलग नाम है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. अभी मैंने आपको कौन कौन से फिगर बताए? सर्कल बता दिया आपको, मैंने बता दिया स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम. स्क्वायर, रोम्बस. अब ट्रायंगल देता हूं आपको. ट्रायंगल, अब सपोज ये ट्रायंगल है, कुछ भी चलेगा सोए. अब देखो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? अब देखो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे, जहां पे उसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करती है. देखो ये ट्रायंगल की मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी ये सेंट्रॉइड है मेरा. सेंट्रॉइड G से डिनोट करते हैं.
तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंट्रोइड में होता है। वैसे और भी फिगर ले सकते हो, सपोज ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर को मुझे बैलेंस करना है, तो कहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास? ये इसका एक्सिस होता है, सिलेंडर का क्या होता है? एक्सिस। एक्सिस के सेंटर पे, मिड ऑफ एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। सो ये मैंने आपसे आपके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने कवर किए, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है सर्कल, उसका रेडियस सपोज 10 मीटर है, मास 20 केजी, 200 केजी है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ये होगा सेंटर पे, राइट। तो जो सेंटर पॉइंट है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितना मास होगा? उस पॉइंट पे कितना मास होगा? या उस पॉइंट पे वी कैन से वेट, उस पॉइंट पे वेट कितना होगा? वेट एट सेंटर ऑफ मास, वेट एट सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट? जीरो नहीं, 200 into 10 ग्रेविटी 2000 न्यूटन। सेंटर ऑफ मास में पूरा ऑब्जेक्ट का वेट आता है। अगर आपने उस पॉइंट से उठा लिया ऑब्जेक्ट को तो पूरा ऑब्जेक्ट उठ जाएगा। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट से पॉइंट से ऑब्जेक्ट को उठा लिया तो क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा, उठ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट का पूरा वेट लगता है। सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट का पूरा सर वेट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर इसलिए हम ये ब्लॉक वाले क्वेश्चंस में हम सेंटर से वेट लेते थे। कौन सा ब्लॉक वाला? हाँ मैं आऊंगा उस पे, ग्रेविटेशन पे हम आएंगे, इसलिए मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो सेंटर ऑफ मास क्या है? जहां पे पूरा वेट कंसंट्रेटेड है। अब देखो सपोज अब ये मेरा एक टेबल है, इसके 4 पैर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीचों बीच, ठीक है। तो सपोज इस टेबल का मास है 25 केजी, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ मास पे कितना वेट लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे कितना वेट लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे पूरा वेट लगेगा 25 into 10 250 न्यूटन। तो सेंटर ऑफ मास में पूरा वेट लगता है। अगर मैंने सेंटर ऑफ मास से उठा दिया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास से उठा दिया, इफ आई लिफ्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फोर्स लगा के, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आई हैव टू अप्लाई 250 न्यूटन ऑफ वेट ऑफ फोर्स। अब देखो आपको मैं एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। कई बार आपको टेबल शिफ्ट करने होते तो आपको 2 लोग चाहिए होते हैं, आप अकेले नहीं कर पाते, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू नीड हेल्प, राइट? हाँ प्रेशर पे मैं आऊंगा। देखो लेकिन अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास देखो, अगली बार आपको जब भी टेबल उठानी हो तो पता है आप क्या करना? 2 साइड्स को स्केल से मिलाना, एक डायगोनल, ये दूसरी डायगोनल, जहां पे वो डायगोनल कट होगी वहां से आप एक उंगली लेना अपनी और ऐसे एक उंगली से उठा देना और आपका टेबल उठ जाएगा और आप उसको कैरी कर लेना। बहुत सिंपल। सर हम उठ जाएंगे तो? आप नहीं उठोगे, आप गिर सकते हो। सर उंगली टूट जाएगी। हाथ से उठा लेना। एक्चुअली मैंने बचपन में किया है एक बार, ये नहीं मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी ये मेरी टेबल, ये वुडन टेबल थी, चेयर थी सॉरी, घर में। ये क्या थी? चेयर थी। मैंने क्या किया, ये ग्राउंड पे रखी थी। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, आई कैन डू। मैं टेबल को क्या किया, आपने पता नहीं कभी एक्सपीरियंस क्या होगा कि नहीं। चेयर को मैंने टेढ़ा किया, चेयर को मैंने टेढ़ा किया और चेयर मेरी ऐसी खड़ी रह गई। कभी किसी के साथ हुआ है ये? हाँ सर।
Yes, sir. हुआ है ना ऐसे? इसका भी रीजन क्या है? यस, नहीं, मेरी टेबल आई केप्ट फॉर 2 hours, इट वाज देयर, हवा नहीं चली, फैन बंद था, तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास इज बैलेंस, सेंटर ऑफ मास इज बैलेंस। मैं इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा और, लेकिन आप बस ध्यान रखो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट पूरा बैलेंस हो सकता है। नहीं, कृष्णा ने ऐसे नहीं उठाया था, ही डोंट नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, ये हमें जरूरत है, ही कैन लिव विदाउट सेंटर ऑफ मास। जैसे आप मशरूम उठाते हो तो आपको मशरूम उठाने के लिए सेंटर ऑफ मास की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको एक पेंसिल उठानी है तो आपको उठाने के लिए सेंटर ऑफ मास की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, यू कैन लिफ्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा। अब देखो, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ाया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ टीचिंग द सेंटर ऑफ मास। अब देखो, समटाइम्स वी हैव ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट्स, समथिंग लाइक दिस। यस, देखो, सपोज मेरे पास बिग ऑब्जेक्ट है, 2 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मास 10 kg और इसका रेडियस 5 मीटर, इसका मास 20 kg, इसका रेडियस 10 मीटर। ठीक है, अब देखो, आई वांट टू फाइंड फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। और मुझे 2 ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालना है, ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालना है। अब देखो, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मैं फोर्स कैसे निकालूंगा? पहले क्या करो, ये पूरे ऑब्जेक्ट को, तो बिग ऑब्जेक्ट से उनको एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो। व्हाट विल डू? रिप्लेस बिग ऑब्जेक्ट्स बाय पॉइंट मास एट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पे क्यों रख रहा हूं उसको? क्योंकि मैं देखो, पूरा 10 किलो का मास 5 मीटर रेडियस का रखूं, या बस एक पॉइंट रख दूं उसके सेंटर पे 10 किलो का, दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा? दोनों का इफेक्ट सेम ही रहेगा। दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा? दोनों का इफेक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बताया, आई विल एक्सप्लेन। अब देखो, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, 20 kg है, उसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा क्या? 20 kg मास से, और ये मेरा क्या है? सेंटर पे रख दिया। अब ये डिफरेंस जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है मेरा, मैंने डिस्टेंस आपको दिया नहीं, लेकिन सपोज डिस्टेंस है मेरा 10 मीटर, तो फोर्स कितना लगेगा? G 10 into 20 by 10 square। सो मैंने क्या किया, आई हैव कैलकुलेटेड सेंटर ऑफ मास, जो मुझे पता है, सेंटर ऑफ मास निकाला और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर टू फाइंड फोर्स, distance meters is measured between center of mass of 2 objects। आपको मैं और एग्जांपल दूंगा। हाँ, डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस तो दिया होगा। हाँ, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। हाँ, बोलो सर, आपने ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्यों दिया है? मैं बता रहा हूँ कि ये 2 स्फीयर है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सर मींस अलग और सर स्क्वायर नीचे 10 बताने के स्क्वायर क्यों किया? ये डिस्टेंस में, अच्छा ये, अच्छा चलो इसको बढ़ा देते हैं। सपोज ये है मेरा 25, गुड, तो ये क्या हो जाएगा? 25 स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट आई एम टेलिंग, सपोज मेरे 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर का रेडियस 5 मीटर है, एक स्फीयर का रेडियस 10 मीटर है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेंटर का 25। तो मैं क्या करूंगा, पूरे स्फीयर को सेंटर से
पॉइंट पे रख दूंगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है। वैसे दूसरे स्फीयर को कहाँ रख दूंगा, उसके सेंटर ऑफ मास में, और दोनों सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 25 है, तो फोर्स कितना लगेगा, G 10 × 20 × 25/25। तो मैं इससे क्या आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपके पास बिग बॉडीज है, बिग ऑब्जेक्ट्स, उसको पॉइंट मास से रिप्लेस करो, और डिस्टेंस कहां से लेना है, डिस्टेंस हम मेजर करना है सेंटर ऑफ मास का, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। सी व्हेन वी से सपोज ये अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ me, और ये मास ऑफ ये मून है, मास ऑफ मून। अब मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। आई नीड टू फाइंड फोर्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। कुछ तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये बिग मास है, बिग मास। अब बताओ अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे रहता है, सेंटर पे। तो देखो अर्थ का सेंटर पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, मून का सेंटर ऑफ मास मून के सेंटर पे रहेगा। अब देखो, अब मुझे अगर फोर्स फाइंड करना है दोनों के बीच, तो मैं सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस लूंगा। अब मुझे वैल्यू पता तो नहीं है, सपोज आई टेक दिस एज d। देखो यूजुअली लोग क्या गलती करते हैं एग्जाम में, ये डिस्टेंस ले लेंगे दोनों ऑब्जेक्ट का, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। आपको कहाँ का डिस्टेंस लेना है, आपको डिस्टेंस कहाँ का लेना है सर 6.4 × 10⁻⁶ होता है। वो अर्थ का रेडियस है, वो डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच। दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा सर, ठीक है, फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, G। देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस गलत है। डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्या हो जाएगा फोर्स, G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाय d²। अब आप बोलोगे सर हमें क्वेश्चन आएगा क्या, इनकेस आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको मास दिया होगा, आपको मास दिया होगा। वैसे मास ऑफ अर्थ याद करना अच्छा है, और रेडियस ऑफ अर्थ याद कर लोगे तो अच्छा है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सेंटर पे। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन देखो, क्या क्या साहिल में समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा है आपने, मास ऑफ अर्थ, आई टेल। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, अभी आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। सो हमेशा याद रखना है, जो बिग मास होते हैं उसको पॉइंट मास से हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, अब हम वापस उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है मेरा 1, ये ऑब्जेक्ट है मेरा 2, ये ऑब्जेक्ट है मेरा 3। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे, इसका सेंटर है मेरा 10 पे, इसका सेंटर है 10 पे। ठीक है, मास इसका 1 kg, मास इसका 1 kg, मास इसका 1 kg। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय object 2 due to object 1 and object 3। 1 और 3 के बीच का फोर्स, 1 और 3 का फोर्स ऑब्जेक्ट 2 पे निकालना है। कल हम इस पे क्वेश्चन कर रहे थे। अब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे तो कितने ऑब्जेक्ट लिए थे, लास्ट टाइम हमने 2 ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स किया था, याद आ रहा है आपको, कुछ हमने किया था क्वेश्चन, राइट। आपको मैं आज हम क्या करेंगे, आज हम 2 ऑब्जेक्ट रखें, 2 ऑब्जेक्ट। क्या होगा,
आपको वेक्टर्स मैंने पढ़ाया, अगर याद हो तो। दो फोर्स लगते हैं, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, कुछ याद आ रहा है? वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। सर बोलो। देखो, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, क्या हो जाएगा? जी m1 कितना है? 1 इंटू 1, राइट? m1 इंटू m2 बाय डिस्टेंस कितना है? बिना वेक्टर के दो ना, यस, वेक्टर के बिना भी दे देंगे। जी 1 इंटू 1 बाय 10 स्क्वायर, ये फोर्स कितना हो गया मेरा? जी बाय 100, राइट? m1 m2 बाय 10 स्क्वायर, जी बाय 100 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको वेक्टर निकालता हूँ, F21 क्या होगा? G बाय 100 कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ, क्या होगा? J कैप। वैसे देखो, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 क्या होगा? G 1 इंटू 1 बाय 10 स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस भी 10 है, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं सेंटर का डिस्टेंस ले रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये सेंटर है मेरा, दीज आर सेंटर्स, और सेंटर इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास। सर डिस्टेंस कैसे निकाला आपने? ये 10 कोऑर्डिनेट पे ना, ये xy कोऑर्डिनेट है ना, देखो अब ये 10 पॉइंट पे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। वैसे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। तो देखो G बाय 100, F23 कितना होगा? F23 G बाय 100 I के। यस जयदीप, क्या हुआ? पॉइंट 1 नहीं लिखा मैंने, प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट की जगह में डॉट लगा सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, पॉइंट 1 नहीं है। G1 बाय 10 स्क्वायर कितनों को आ रहा है समझ में? मतलब क्या? अब टोटल फोर्स ऑन 2, सर इसको दोबारा बताना कौन सा वाला? सर। बोलो। सर ये सेकंड पार्ट से, ये सेकंड, देखो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3, ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3। देखो अगर ग्रेविटेशन अच्छा आएगा ना तो फिजिक्स का नेक्स्ट 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। यही आगे आपको 12th में फर्स्ट चैप्टर में आता है। ये आपका ग्रेविटेशन है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास का, वो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यस शिवम मैं बता रहा हूँ जे कैप क्यों लगाया मैंने। देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो। ये F21 कैसे मींस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, वो नहीं समझ। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, आया समझ में? यस सर। वैसे ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब देखो वही मैं आपको वेक्टर्स बता रहा हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब क्या? ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड। राइट साइड मतलब क्या? प्लस एक्स एक्सिस, राइट? प्लस एक्स एक्सिस मतलब क्या? आई कैप। सिमिलरली अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो 2 पे फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब किधर? पॉजिटिव आई एक्सिस में। ये पॉजिटिव आई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव आई एक्सिस मतलब क्या? जे कैप। टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स इन दोनों का सम हो जाएगा। टोटल फोर्स इन दोनों का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? G बाय 100 आई कैप प्लस G बाय 100 जे कैप। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? See, find the force experienced by object 2
ऑब्जेक्ट यू ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1 एंड 3, मतलब 2 पे 1 का फोर्स एंड 2 पे 3 का फोर्स। किसने पूछा था? हर्षल, आया समझ में? ठीक, आया। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये मेरा स्क्वायर है, दिस इज माय स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा, पॉइंट मास है 10 kg। यहाँ पे भी एक पॉइंट मास रखा 10 kg। यहाँ पे भी एक पॉइंट मास रखा 10 kg। यहाँ पे भी पॉइंट मास रखा 10 kg। अब देखो ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर, जो ये चार्ज मासेस है। सपोज इसका मास है मेरा 5 kg। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस by 5 kg of mass। ये मैंने 10 kg के 4 मासेस रखे हैं सेंटर पे। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ, और ये डिस्टेंस कितना है 10 10। ये डिस्टेंस 10 10 है, 10 10 10 10 है। फाइंड द फोर्स experienced by 5 kg of mass placed at the center। सर mg स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो ठीक है, बताओ तो 10 kg का मास है, वो इधर खींचेगा कि नहीं 5 kg को? इस तरफ खींचेगा। तो 5 kg है क्या? हाँ, ये 5 kg है और ये 10 kg है। Find the force experienced by 5 kg of mass। Find the force experienced by 5 kg of mass placed at the center। अब देखो 10 kg मास राइट नीचे की तरफ खींचेगा, ये 10 kg मास किधर खींचेगा? इधर की तरफ। अब देखो मैं इनको मार्क कर लेता हूँ, A B C D, सेंटर को क्या O। अब ये क्या लिखूंगा मैं? फोर्स। अब देखो ये अगर आपको आएगा तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दूंगा। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ओ ड्यू टू सी, ये राइट साइड है। ये क्या होगा? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ओ ड्यू टू ए, ये वेक्टर राइट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्या? हाउ मेनी ऑफ योर ऑब्जर्व कैन अंडरस्टैंड दिस? सर कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, कैंसिल कर दे रहे हैं राइट, कैंसिल कर दे रहे। कैसे? देखो ये सेंटर, अब मैं देखो थोड़ा ज्योमेट्री पे आता हूँ। स्क्वायर है, यस वेरी गुड, सोहेल को आ गया। ये स्क्वायर है, तो देखो ये दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल्स हमेशा क्या होती है? इक्वल्स। ये 5 kg मास है, ये 10 kg है, ये 10 kg है। सपोज ये डिस्टेंस ये x है, ये भी x है डिस्टेंस, ये भी x है, ये भी x है। सारी डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर देती है, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो, देखो मास सेम है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G 5 into 10 by x square राइट। चारों का यही होगा 550 G by x square। ये क्या होगा? चारों का क्या होगा? चारों का फोर्स का फॉर्मूला यही होगा। लेकिन सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा है। सो देखो ये दो फोर्स भी आपस में क्या कर देंगे? ये दो फोर्स भी आपस में, अब देखो ये फोर्स इधर की तरफ आएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। सिमिलरली ये लिखूंगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। अब देखो सारे फोर्स OB और ODB कैंसिल कर देंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस F OB वेक्टर प्लस F OC वेक्टर प्लस F OD वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। कितनों को आ गया समझ में? अब देखो इसको अगर एक स्टेप और बढ़ाना है तो आप देखो इसमें ध्यान से देख सकते हो, यू कैन राइट व्हाट? FOA
if you want to increase step, FOA is equal to minus FOC. क्यों? इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर, राइट? Similarly, you can write FOB is equal to minus FOD, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन. अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा? वेक्टर F इज इक्वल टू FOA को माइनस FOC डाल दो, माइनस FOC, FOB को माइनस FOD डाल दो, माइनस FOD प्लस FOC प्लस FOD. देखो सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0. सर फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं समझे सर. ये तो वेक्टर लिख रहे हैं ना. अरे जैसे यहाँ पे क्या था अभी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर फोर्सेस, F2 इज इक्वल टू F21 प्लस F23. 2 पे कितना फोर्स लग रहा है? सबका सम लगेगा कि नहीं? वैसे ही O पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन O, सबका सम. यस सर. आया? देखो मैंने वो निकाला नहीं, मैंने एक्स ले लिया. सर नोट्स कब तक मिल जाएंगे इसके? नोट्स आपको मिल जाएंगे, कल तक भेज दूंगा. सर आज रात तक भेज दीजिए ना. चलो ठीक है, आज तक भेज दूंगा, क्लास खत्म होते भेज दूंगा. कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अन्वय आया, गायत्री आया, प्रज्वल, सत्यम, सोनाली, वेद, महक. चलो ठीक है. अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन लो. तो ठीक है. 3 masses M are placed at the vertices of an equilateral triangle. Then find the force experienced by an object of mass M kept at the centroid. 0 होगा ना. अब कैंसिल कर दें दूसरे को, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्या? ध्यान से देखो, फिगर बनाओ एक बार. 0 तो होगा लेकिन मुझे रीजन चाहिए. तो ठीक है, ये मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट? इक्विलेटरल ट्रायंगल सर डिस्टेंस सेम होता है. उसका साइड ए ले लो, ऑफ साइड ए. साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है. अब ठीक है, मैंने 3 मास रखे, एक मास M, एक मास M, एक और मास M. डिस्टेंस क्या? A A A. चलो ठीक है, मैंने एक मास किधर रखा? सेंट्रॉइड पे. कितने पे? M. सर हम M1 M2 ले ले तो इजी होगा. देखो M1 M2 भी ले लोगे, फाइनली तो M ही डालना है ना, वैल्यू तो M ही है. ठीक है, इस पे फोर्स फाइंड करना है मुझे. आंसर 0 है. देखो एक तरीका लॉजिक से, एक तरीका है सॉल्विंग से. अब देखो लॉजिक से कैसे है आपको बताता हूं. अब देखो ये सेंट्रॉइड है, राइट? अब देखो ये मास M पे फोर्स इधर लगेगा
सपोज मैं मार्क कर लेता हूँ A B C G, ये क्या है? फोर्स ऑन M ड्यू टू A। सिमिलरली ये फोर्स B लगाएगा, फोर्स ऑन M ड्यू टू B। सिमिलरली ये क्या होगा? फोर्स ऑन M ड्यू टू C। अब आप बताओ ये तीनों फोर्स के बीच में कितना एंगल होगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ऑल थ्री फोर्सेस? 120। 120 होगा। ये सारे एंगल्स कितने होंगे? 120। तो एंगल क्या है? एंगल इक्वल है। एंगल क्या है? इक्वल है। तीनों फोर्सेस का एंगल इक्वल है। क्या तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है? क्या तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है? तो ठीक है, फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अच्छा मैंने एम एम भी ले लिया क्या? सॉरी, अब जी ले सकते हैं। पॉइंट जी है, गलती से एम ले लिया मैंने। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नोटेशंस यहाँ हैबिट सही रखनी चाहिए। देखो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए क्या होगा? जी m1 m, दोनों का मास क्या है? m ही है। दोनों का मास क्या है? m ही है। जी m इंटू एम अपॉन। अब बताओ a और g के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा? सर हाफ ऑफ ए। हाफ ऑफ ए। आप भूल गए लगता है। सेंट्रॉइड साइड को जो मीडियन होता है उसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड करता है। भूल गए? हाँ सर याद आया, 2/3 में। 2/3 में करता है कि नहीं? यस सर, चलो ठीक है। अब 2/3 देखो, देखो मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, कई बार पूछ सकते हैं, ये सब आना चाहिए। देखो अभी सपोज मेरे ट्रायंगल है, साइड तीनों ए है, इक्विलेटरल है। देखो एल्टीट्यूड और मीडियम सेम ही होता है इक्विलेटरल के लिए, राइट? ये मेरा जी है, ये मेरा ए है। अगर ये ए है तो ये लेंथ क्या होगा मेरा? a/2। मेरे ख्याल से ये पूरा लेंथ क्या होता था? √3/2। अब पढ़ा होगा आपने, निकाल भी सकते हैं। देखो ये डी ले लो, ये ए बी सी। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ए है मेरा, A स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या हो जाएगा मेरा? AD मुझे फाइंड करना है, प्लस DC a/2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD इज इक्वल टू √3/2A। ये क्या हो गया? √3/2A। आ रहा है समझ में? यहां तक कितनों को आया? मुझे ये मिल गया AD। सर इक्वेशन नहीं है समझ में। ये तो पाइथागोरस बनाया मैंने। नहीं सर, नीचे कौन सी इक्वेशन? Yes, that also you can do. There are many ways of doing. मैं आपको ये फोर्स निकालना बता रहा हूँ, ट्रायंगल से कैसे वर्क करती है। ये वाली जो मैंने एरो लगाया था। अरे कुछ नहीं किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया है, इंटू 4 डिवाइड बाय 4 किया, 3A स्क्वायर बाय 4। इसको इधर लाओगे तो क्या होगा? 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इधर लाओगे तो क्या होगा? √3A/2 इज इक्वल टू AD। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है।
तो मेरा AG क्या होगा? अब देखो AD मेरा क्या है? व्हाट इज माय AD? AD is equal to root 3 by रूट 3/2 2A. तो व्हाट इज माय AG? 2/3 of AD है ना? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, मीडियम सब सेम होता है, राइट? तो AG क्या हो जाएगा मेरा? AG हो जाएगा 2/3 इंटू रूट 3/2 A. 2 और 2 कट जाएगा तो क्या होगा? A/√3. रूट 3/3 A/√3. यस सर, वही कैलकुलेट करके फिर A/√3। तो इसको आप याद कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आता है। डिस्टेंस किसका? कौन सा डिस्टेंस? इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको साइड दिया है, साइड का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से क्या होता है? वर्टेक्स का, सॉरी, वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से क्या होता है? वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से होता है A/√3। याद रखो। अब मैं A/√3 पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा? gm² अपॉन A²/3। ये 3 ऊपर आएगा, क्या होगा? 3gm²/A²। कितनों को बना? यस सर। ये नॉर्मल 10 का मैथमेटिक्स है, नॉर्मल 10th का मैथमेटिक्स है। अब देखो, अब मेरे को एक फोर्स मिल गया, क्या? FGA। अब मैं फिर से बनाता हूं। FGA मेरा यहाँ पे एक्ट कर रहा है कितना? 3gm²/A²। ठीक है, फिर ये क्या है मेरा? ये भी 3gm²/A² है। FGB, वैसे FGC क्या होगा? 3gm²/A²। तीनों कितने एंगल पे? 120 एंगल। 120। तो देखो इक्वल फोर्सेस एट इक्वल एंगल्स, तो टोटल फोर्स क्या होगा? 0। फोर्स ऑन व्हाट? फोर्स ऑन G। ठीक है सोहेल, कहां से समझाऊं? सर यहाँ से 120 डिग्री के बाद 120 डिग्री ना। देखो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट? 3gm²/A², 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 120 डिग्री एंगल पे। सर ये आपने AD से समझे, क्योंकि वो क्यों लिया वो नहीं समझे सर। AD क्यों? क्योंकि AD इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। AG देखो AD निकल गया मुझे, ये देखो मेरा ये पॉइंट D है। अगर मेरा AD आ गया तो फिर मैं AG निकाल लूंगा ना 2/3 करके। और AD कैसे निकाला? पाइथागोरस से। हाँ सर। आया? और उसके बाद से एक बार मेरा AG आ गया A/√3, तो देखो ये AG मिल गया मुझे, AG। तो ये मास m है, दोनों डिस्टेंस A/√3, तो लगा दो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, gm1m2/r², gm into m by A/√3 का स्क्वायर। तो ये मुझे फोर्स मिल गया। किसका फोर्स? ये वाला फोर्स। बाकी दो फोर्स भी कैसे रहेंगे? बाकी दो फोर्स भी मेरे क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, बस क्या रहेगा? 120 एंगल पे रहेंगे। देखो तो जो 120 होते हैं वो 0 ही होंगे क्या हमेशा? नहीं, इक्वल फोर्स। अब देखो पिछले केस में क्या था? सारे इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे थे। यस सर। इसलिए वो 0 हो गया। अब मैं देखो आपको बताता हूँ, पेंटागन पता है? पेंटागन? यस सर। अब देखो पेंटागन रखा, पेंटागन, फिर रेगुलर पेंटागन क्यों? बिकॉज इक्वल साइड्स। रेगुलर पेंटागन मतलब इक्वल साइड्स। अब देखो साइड A है, मास m रखे हैं मैंने,
तो सेंटर पे फोर्स कितना लगेगा? व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेंटर? अगर मैंने सेंटर O है, इस पे एक मास M रखा, 0 तो व्हाट विल बी फोर्स ऑन O? 0 सर. 0. सेम विथ हेक्सागन, इसके सेंटर पे रखो. Sir means same force रेगुलर. at same angle will be 0. यस. इस पे फोर्स 0. सर मीन सेंटर ऑफ मास पे फोर्स 0 होता है. जरूरी नहीं है. फिर सर अगर आपका इक्विलेटरल नहीं होता ट्रायंगल, आपका कुछ ऐसा रहता, फिर आप सेंट्रॉइड पे रखते हैं जी. जब आपका 0 नहीं होता, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स 0 नहीं होता. डोंट कंसीडर, कम इन दिस मिस्टेक. सिमेट्रिक हो जब देवन दे सिमेट्री. जब एंगल सेम हो सर, है ना? हाँ, फोर्सेस इक्वल एंगल पे. सपोज देखो मैं 10 फोर्स है, सब लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे. There are 10 forces. All are making 10 degree angle. Sorry, 36 degree angle. सबका एंगल कितना है? 36. मतलब क्या है? सिमेट्रिकल इक्वल एंगल डिस्टेंस पे क्या है? इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं. 10 फोर्सेस. तो क्या होगा? फोर्स क्या हो जाएगा? 0. ये सेकंड बुक पे आएगी अभी. बस देखो ग्रेविटेशन हो जाएगा मेरा, फिर मैं आपका वो रोटेशन करवा के मैं सेकंड बुक पे आ जाऊंगा. So देखो, I just conclude now. When equal forces acts at an equal angle such that sum of all angle is 360, then force is equal to 0. अब देखो, आप बोलो इक्वल फोर्स इक्वल एंगल, ऐसा जरूरी नहीं है. देखो, अगर मेरे 3 फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, दो और 20 न्यूटन है, तो क्या इस केस में फोर्स 0 होगा? इस केस में फोर्स 0 होगा? इस केस में फोर्स 0 नहीं होगा. देखो, when equal forces acts at an equal angle such that sum of all angles is 360. एक कंडीशन क्या है? मेरे सब एंगल का सम 360 होना चाहिए. देखो, इसमें 10 फोर्सेस लग रहे हैं. म्यूट. देखो 10 फोर्स लग, लेकिन देखो सब फोर्स का एंगल का सम क्या है? व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स? 360. इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या है? 360 है. इसमें देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज नॉट 360. सर मतलब जहां पर भी एंगल का सम करके 360 आएगा, और मतलब सेम फोर्स होगा, वहीं पर 0 बनेगा. इक्वल फोर्स एट इक्वल एंगल, इक्वल फोर्स मेकिंग इक्वल एंगल टू ईच अदर सच दैट सम इज 360. 3 कंडीशन. इक्वल फोर्सेस at an equal angle such that sum is 360, then force is 0. 3 condition. सर एंड व्हाट अबाउट एंगल इज नॉट 360? सम ऑफ एंगल इज नॉट 360, तो फोर्स लगेगा. जैसे देखो, इसमें फोर्स लगेगा. इन दिस केस देखो, 3 फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है फोर्स का, इक्वल एंगल है 30, बट सम 360 नहीं है. देयर हैज टू बी फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. रिमेंबर दिस. कितनों को आया समझ में? यस सर. सेकंड बुक इज वेरी इजी. सेकंड बुक इज मोर लाइक केमिस्ट्री. आप बोर हो जाओगे. सर फिजिक्स के 2 बुक है एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में 2 बुक्स है, स्टेट बोर्ड में मिला के एक ही कर दिया है.
हाँ सर। वो 2 इसलिए किया है ताकि बच्चों को बैग बुक उठाने में पीठ ना दुखे। सर तो स्कूल ही नहीं लग रहे। किसके बंद हो गए स्कूल? सर हमारे मतलब बैग लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना हाँ वो भी है। कोरोना वजह से। तो ठीक है, अब आगे हम आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स गो अहेड एंड मूव टू फर्दर कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ लिया है ग्रेविटेशन। लेट्स गो टू वैल्यू ऑफ जी। देखो जो हम ग्रेविटी हम आज पढ़ेंगे, g इक्वल टू 9.8 कैसे आया? तो ठीक है, देखो पहली चीज, ग्रेविटी हम 3 जगह पढ़ेंगे। एक पॉइंट ए, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 10th का ही सब कॉन्सेप्ट है सर। पूरा फिजिक्स 10th और 9th से ही है आपका, वो स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स का, पूरा फिजिक्स एंड मैथ्स। अगर आपका जितना स्ट्रॉन्ग आपका 9 10 तो उतना 11 पे हेल्पफुल रहेगा। देखो सरफेस ऑफ अर्थ, पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटी अबव सरफेस ऑफ अर्थ। एक होगा ग्रेविटी बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, पॉइंट सी। देखो पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पार्ट, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है, पॉइंट सी बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो, तो इसका डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब देखो याद रखो, मैं अर्थ के सेंटर से, आई एम गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू आउटसाइड सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ओरिजिन, राइट? वी से ओरिजिन और वी कैन से सेंटर ऑफ मास। जब मैं अर्थ के सरफेस से, मतलब सेंटर से जब बाहर आता हूं, सपोज आई एम कमिंग आउटसाइड 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 आउटसाइड, अब मैं डिफरेंट कंडीशन दूंगा। पहले मैं सेंटर पे था, फिर मैं सेंटर से थोड़ा आगे आया, ये डिस्टेंस क्या है? मेरा x है। अब मेरा x क्या हो गया? ये हो गया। मैं थोड़ा और आगे आया तो मेरा x बढ़ेगा, मेरा x बढ़ेगा। और मैं थोड़ा और आगे आया सेंटर से, तो मेरा x क्या हो जाएगा? मेरा x क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। देखो रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल R लिखते हैं, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ, और वी कैन इवन राइट RE। मतलब क्या, मैं अपना x बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, x इज इंक्रीजिंग, x थोड़ा और बढ़ा, x मेरा r हो गया। मतलब और x क्या है मेरा? x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। चलो ठीक है, अब देखो म्यूट कर लो। जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, देखो जैसे जैसे मैं अपना x बढ़ा रहा हूं, मेरा क्या होगा? ग्रेविटी, जैसे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू बढ़ा, x और बढ़ा, x इक्वल टू r। जैसे जैसे मैं अपना बढ़ा रहा हूं डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से, ग्रेविटी बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? r तक बढ़ेगा। ये लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली। ये मेरा सरफेस ऑफ अर्थ, मैं कहां पे आ गया? सरफेस ऑफ अर्थ, x इक्वल टू r। अब मैं और बाहर जाऊंगा, अब देखो मैं अर्थ के सरफेस से बाहर चला गया, ये मेरा x हो गया। मतलब x अब क्या हो गया? r से बढ़ गया।
मैं और अर्थ के सरफेस से बाहर चला गया, आई मूव मोर आउटसाइड, थोड़ा और आगे बढ़ गया। अब जब मैं अर्थ के सरफेस से बाहर जाऊंगा ग्रेविटी डिक्रीज होने लगेगा, ग्रेविटी डिक्रीज होने लगेगा। मिटा तो दो, हाँ ऐसे कर, माउंटेन की तरह, माउंटेन की तरह। लेकिन ध्यान रखना कैसा, पहले लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, और दिस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। मतलब क्या, मेरी ग्रेविटी मैक्सिमम कहां पे है, मेरी ग्रेविटी मैक्सिमम कहां पे, सरफेस ऑफ द अर्थ। माय ग्रेविटी, ग्रेविटी इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम एट सर आउट सॉरी ग्रेविटी इज मैक्सिमम इन द अर्थ ना? नहीं, मैक्सिमम ग्रेविटी सरफेस पे, अर्थ के जैसे जैसे देखो सरफेस से मैं नीचे जाऊंगा तो ग्रेविटी कम होगी, सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटी कम होगी। मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पे, मैक्सिमम ग्रेविटी सरफेस पे। आप अंदर जाओ या ऊपर जाओ ग्रेविटी कम होती है। बस एक चीज याद रखना, अंदर लीनियरली कम होती है या लीनियरली इफेक्ट होती है, हियर इट इज चेंजिंग लीनियरली। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता सकता हूं, आई कैन से x इज लेस देन r, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू r, देन x इज ग्रेटर देन r। ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा x क्या है, r से कम है। ये तीन सिचुएशन। ये फोर्थ पॉइंट क्या है, जब x इज इक्वल टू r। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, x इज, ग्रेविटी नीचे भी घटती है क्या? हाँ वही तो मतलब मैं ऊपर समझा जाएंगे रहा तब भी हूँ। घटेगी, नीचे हाँ जाएंगे हाँ तब भी घटेगी। देखो ये पॉइंट 1 है, ये 1 पॉइंट हो गया, ग्रेविटी यहाँ पे 0 है। सर फिर थोड़ा मैं, लीनियरली डिक्रीज नहीं होगा सर? नहीं नहीं, देखो ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। जैसे जैसे मैं सरफेस के पास आ रहा हूँ, सेंटर से सरफेस के पास आ रहा हूँ, वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ रहा है। मैं सरफेस पे आ गया, फोर्थ पॉइंट, मेरा ग्रेविटी मैक्सिमम हो गया, x इज इक्वल टू r। अब मेरा x r से ज्यादा बढ़ गया, x r से ज्यादा बढ़ गया, ये सपोज फिफ्थ पॉइंट है, तो ग्रेविटी कम होगी। सिक्स पॉइंट है, ग्रेविटी और कम होगी। आइडियली मेरी ग्रेविटी कहां पे जाके 0 होगी, आइडियल मेरी ग्रेविटी कहां पे जाके 0 होगी, इंफिनिटी पे। ये ऐसे कम होते जाएगी, इंफिनिटी पे जाके कम होगी आइडियली। मतलब एक्चुअली तो पहले ही खत्म हो जाती है, अब लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से या ग्राफ के हिसाब से। कितनों को ये समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? अगर आपको ये समझ में आया तो मैं मैथमेटिकली भी आपको बताता हूँ। सर मुझे ये समझाए ना, क्या? लीनियरली और नॉन ये बस लीनियर। याद रखो, जब आप अंदर से सरफेस पे जा रहे हो तो लीनियरली चेंज हो रही है सर सरफेस। मीन्स, लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन। सर मीन्स कैसे उनके वैल्यूज कैसे आएंगे सर? वो तो डिपेंड करता है ना x की वैल्यू पे, मैंने x की वैल्यू थोड़ी डाली है। अच्छा सर। बस ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू 9.8 है, टॉप मोस्ट पे 9.8, उससे पहले 9.8 से कम, उसके बाद 9.8 से कम। सर इसमें भी दो कैटेगरीज है ना सरफेस पे? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेंटर, जब मैं अंदर जा रहा हूँ या बाहर आ रहा हूँ तो ग्रेविटी मेरी क्यों चेंज हो रही है। आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है ना जयदीप, आई विल एक्सप्लेन, अभी मैं वही बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हम सरफेस पे निकालेंगे, सबसे इजी है निकालना सरफेस पे। मुझे लग रहा है अगली सिटिंग में आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। देखो ग्रेविटी अब मैं निकालूंगा सेंटर पे, पहले सेंटर पे नहीं, पहले मैं सरफेस पे। मैं दो तरीके से, इसको मैं एक ही तरीके से करूंगा, लेकिन कुछ डेरिवेशन में दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये अर्थ है और ये हम है सरफेस पे। अब देखो डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर होता है, डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर होता है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। यस सर। तो देखो ये आर ऑफ अर्थ ही हो गया। देखो हमारा हमारा देखो अर्थ का रेडियस कितना होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6 into 10 raised to power 24। ये तो मास हो गया ना,
अरे मोबाइल है अपने पास है, मोबाइल में फटाफट देखो। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, जल्दी बताओ कोई। मेरे ख्याल से 6400 है। 6400 किलोमीटर, 6371, हाँ अप्रोक्सीमेटली 6400 लेते हैं। और मास क्या 6 × 10⁻24 है। यदि भी किलोमीटर में दिया है ना, हाँ मास 6 × 10⁻24 है, सही है ना। चलो ठीक है, मुझे याद है। 6 × 10⁻24 भी लिख सकते हैं ना। तो ये तो किया है मैंने मास। नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अर्थ का इतना बड़ा रेडियस है, उसमें मैं 1 मीटर थोड़ा आगे ऊपर खिंच गया, ये तो फर्क पड़ता नहीं है। तो हम मास हम करेंगे हमारा डिस्टेंस। हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारा डिस्टेंस अर्थ का और मेरा डिस्टेंस क्या है, 6400 ही है, ठीक है। अब हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स बिटवीन मी एंड अर्थ। तो देखो अर्थ के मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर या आर ई कुछ भी चलेगा। हमारा मास क्या होगा, सोहेल का मास क्या होगा, स्मॉल एम। फोर्स क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। डी क्या डिस्टेंस, किसके बीच में, मेरे और अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस। देखो फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। डी क्या हो जाएगा मेरा, आर ई हो जाएगा कि नहीं, आर ई हो जाएगा कि नहीं। जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। टाइम क्या हो रहा है, चलो ठीक है। अब देखो फोर्स क्या हो जाएगा, अच्छा फोर्स निकाल लिया है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम। मेरे पे कितना एक्सेलरेशन लगेगा, जो मुझ पे फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यहां तक कितनों को समझ में आया। ये कौन सा लॉ लगाया मैंने, न्यूटन का लॉ लगाया, न्यूटन लॉ। फोर्स इक्वल टू एम ए। कितनों को यहां तक समझ में आया। मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाया, राइट। चलो ठीक है, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। जी की वैल्यू क्या होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कैपिटल एम क्या होगा, यस जयदीप अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, 24 अपॉन आर स्क्वायर होगा 6400, यस। अब देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 6400,000 का स्क्वायर। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस जयदीप, कहां से समझाऊं मैं, कहां से समझाऊं। ओके स्टूडेंट फटाफट अपनी अटेंडेंस भेज दो पहले, प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस। सर ऊपर नीचे एम क्यों लिया है सर। A is equal to F by M, A is equal to F by M लिखते हैं कि नहीं। सर यहाँ से समझा ही ना। कहाँ से, यहाँ से, नहीं सर, ये हाँ सर इधर से। देखो फोर्स इज इक्वल टू एम है, इतना पता है कि नहीं आपको। हाँ पता है सर। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F by M होगा कि नहीं। यस सर। तो वही किया मैंने। ठीक है जयदीप, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या AC ही समझना है ना। अच्छा आई एम एक्सप्लेनिंग, हमने राउंड ऑफ क्यों किया, मैंने R को 6400 क्यों लिया।
6 बजे तक नहीं होगी, मैं 5:45 to 50 के बीच 45 तक सर पहुंचूंगा। सर लास्ट ईयर हमने ऐसे किया था ना, r+h², उसके बाद मीन्स हम हाइट ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, इसलिए फिर मोस्टली हम h को नेग्लिजिबल हो जाता है सर, उसके बाद फिर वही मैं उस पे भी आ रहा फॉर्मूला। हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। चलो ठीक है, 6 बजे तक नहीं है, 6 बजे तो आपकी क्लास होगी ना, 5:45 को छोड़ दूंगा मैं, बिकॉज यू हैव क्लास ना। चलो ठीक है, 9.8 आया। अब देखो एक्चुअली अनवई क्या होता है, अर्थ इज इलेप्टिकल इन शेप, इलेप्टिकल, सर्कुलर नहीं है। अर्थ इज इलेप्टिकल मतलब क्या? यस, प्रीवियस स्लाइड। वैसे मैं ये समझाने ही वाला था आपको, नेक्स्ट पॉइंट ये मैं समझाना था। तो देखो सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी एट द सरफेस, ग्रेविटी एट द सरफेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस? G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? प्लेनेट का रेडियस, और M क्या? मास ऑफ प्लेनेट। अब देखो ग्रेविटी एट मून इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू डालोगे, जब आप ये वैल्यू डालोगे तो आंसर आएगा 9.8 डिवाइड बाय 6। 9.8 डिवाइड बाय 6 मतलब क्या? ग्रेविटी जो मून की है वो क्या है? अर्थ की ग्रेविटी की क्या है? 6 टाइम्स है, 1/6 है। मतलब क्या? अगर आप अर्थ में हाई जंप लगा रहे हो इतनी, मून में कूदोगे तो आपकी हाई जंप कितनी जाएगी? आपकी ऐसी जाएगी, और ज्यादा तेज कूद गए तो लॉन्च ही हो जाओगे आप मून के एटमॉस्फेयर से बाहर, यू विल बी लॉन्च्ड, और आप वापस लैंड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो ग्रेविटी मून की, तो ग्रेविटी सरफेस पे, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस, ग्रेविटी ऑन सरफेस, ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, ये पहला कॉन्सेप्ट। अब सन की ग्रेविटी क्या है? सन की ग्रेविटी बहुत हाई है, क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है, सन का मास बहुत ज्यादा है, बिकॉज सन का मास बहुत ज्यादा है, उसकी ग्रेविटी बहुत हाई है, अर्थ से बहुत ज्यादा है सन का मास। चलो ठीक है, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अर्थ एक्चुअली क्या है मेरी? इलेप्टिकल है। अर्थ क्या है मेरी? इलेप्टिकल है। व्हाई अर्थ इज इलेप्टिकल? there is a reason is earth is elliptical. Earth is elliptical. एक्चुअली होता क्या है, अर्थ अपने ऑर्बिट एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ अपने किस पे घूम रही है? एक्सिस पे, राइट? अच्छा क्वेश्चन पूछो, मतलब आप बता रहे हो कुछ, सर अगर हम मून पे रह रहे होते तो हमें नॉर्मल ग्रेविटी ही नहीं लगती। ग्रेविटी लगती है लेकिन 1/6, जीरो नहीं होती। मून पे पानी ही नहीं है, दिस आई डोंट नो, एक्चुअली इवन साइंटिस्ट डोंट नो। तो ठीक है, अब देखो एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है। देखो जब भी कुछ भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है एक्सिस पे तो क्या होता है? देखो ये जो इक्वेटर वाला साइड, दिस इज नोन एज इक्वेटर, राइट? इक्वेटर, दिस इज नोन एज इक्वेटर। तो क्या होगा? अर्थ घूमती है एक्सिस पे, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड एक्स, रोटेटिंग ऑन एक्सिस। 24 आवर्स में एक सर्कल लगा लेते, राइट? तो क्या होगा? अर्थ खिंच जाती है साइड से, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल।
आपको पता हो या ना हो, अगर किसी चीज को बहुत तेज सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो वनडे जैसी हो जाती है, अगर किसी सर्कुलर चीज को बहुत तेज घुमाते हैं एक्सिस में तो वनडे जैसी हो जाती है। आपने कभी देखा होगा, पता तो होगा राइट। वैसे ही अर्थ के साथ होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते तो अंडे जैसी हो जाती है। अब देखो ये क्या है, मेरा रेडियस है, किसका, ये मेरा रेडियस है इक्वेटर का, रेडियस ऑफ इक्वेटर, और मेरा रेडियस ऑफ, ये है रेडियस ऑफ पोल। देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है Gm/r²। अब देखो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल, तो क्या होगा, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी ऑफ पोल। मतलब पोल में ज्यादा ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज मोर एट पोल्स बिकॉज रेडियस ऑफ पोल इज स्मॉलेस्ट और लीस्ट। कितनों को ये समझ में आया? सो अन्वय जब हम 6400 लेते हैं रेडियस, जब हम रेडियस 6400 लेते हैं वो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, ये सबका अप्रोक्सीमेशन करके 6400 लेते हैं। जो देखो कई जगह 6400 से ज्यादा है, कई जगह 6400 से कम है, अप्रोक्सीमेट एवरेज लेके 6400 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो एक्चुअली आप हर जगह जाओगे, इफ यू गो एवरीवेयर, हर जगह ग्रेविटी अलग है। एक्चुअली एट एवरी प्लेस ग्रेविटी इज डिफरेंट, एट ए बी सी। देखो G at A is not equal to G at B, is not equal to G at C, but we approximate G equal to 9.8। हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, एक्चुअली ग्रेविटी सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस अलग है, अर्थ का रेडियस क्या है, अलग है हर जगह। कितना को समझ में आया ये पॉइंट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। एक पॉइंट बताया कि इक्वेटर पे ग्रेविटी मेरी कम है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट बताया मून की ग्रेविटी अर्थ की 1/6 है। क्यों? क्योंकि मून का मास कम है अर्थ से, और सन की बहुत ज्यादा है, जुपिटर की बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका मास बहुत है। बोलते जुपिटर में एक साइक्लोन आ जाए तो वो बहुत सेंचुरीज तक चलता है, रुकता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े साइक्लोन जो दे आर गोइंग फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स। ये कैसे मेजर किया? यस, अब क्या 6:30 हो गए ना? हाँ 5:15, बच्चे जाने लग गए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे लीव कर देना है। नहीं नहीं नहीं, मैं लीव नहीं करूंगा। चलो ठीक है। अब ग्रेविटी अबव द सरफेस, अबव द सरफेस। देखो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। सपोज साहिल अर्थ के ऊपर है, ये अर्थ का रेडियस है RE, और ये हाइट कितनी है साहिल की, H। तो ग्रेविटी, अब फोर्स क्या होगा? अब देखो फोर्स क्या होगा, G मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, साहिल का छोटा मास M, अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे जैसे H बढ़ेगा, जैसे जैसे H बढ़ेगा क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है कि नहीं, इक्वल टू N/D, राइट। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, फोर्स क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी अबव G F/m, राइट, F/m, F/m क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बाय
आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एम। एम एम कट जाएगा, क्या आ जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो देखो हाइट बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, राइट? आई राइट सर लिखना है डिनोमिनेटर। कुछ नहीं। देखो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और ग्रेविटी कम होगी। मतलब आप जितना ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस पे, जितना ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस पे, उतना ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। तो माउंट एवरेस्ट पे ग्रेविटी कम है, और थोड़ा ऊपर जाओगे एरोप्लेन से तो और ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए देखो नीचे क्या स्क्वायर है कि नहीं डिनोमिनेटर का? नीचे क्या स्क्वायर है? नीचे क्या स्क्वायर है? इसलिए ग्रेविटी ग्रेविटी स्क्वायर है, इसलिए ग्रेविटी रेडियस, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, रेडियस, उससे जब मैं आगे बढ़ता हूं, when my distance is more than r, x is more than r, और I can say x is equal to r plus h और r e plus h। जब h बढ़ेगा तो इफेक्ट होगा, स्क्वायर इफेक्ट होगा, स्क्वायर इफेक्ट। इसलिए क्या होता है? इसलिए ये ऐसे गिरता है, इसलिए ऐसे गिरता है, स्क्वायर है क्योंकि देखो स्क्वायर है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, I am considering h is very less than re। h is very less than re, मतलब अर्थ से थोड़ा बहुत ऊपर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थ से क्या है? थोड़ा बहुत ऊपर है। क्या होगा? जी एम सर हाँ सर एच इज वेरी लेस देन आर ई, मतलब मैं अर्थ से कुछ, देखो अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 ना किलोमीटर। सपोज मैं अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो कितना फर्क, कितना रेशो है? 0.0025 है कि नहीं? यस सर सर। आ रहा है ना समझ में? सर मतलब कुछ है। अब देखो प्लेन, हाँ बोलो। सर ये स्टेप नहीं समझे सर मुझे, ये क्या? वाली। अरे फिर वही चीज कर रहा हूँ, G इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो पिछली सर बार हम किया ऐसे था। कर सकते हैं क्या? ऐसे कर मीन्स सकते हैं, A इक्वल टू एफ बाई एम। ये एफ एक जी हो गया था लास्ट टाइम, वही कर रहे हैं। F इज इक्वल टू एम ए। सर वो एम F एम इक्वल कैसे कटा वो नहीं समझ रहा सर। F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर यहाँ पे नहीं, अगले वाले स्लाइड में। कौन सी वाली? ये सर अभी, हाँ सर इसमें ये एम और एम कैसे कटे सर? देखो, ये M कौन सा है? ये मेरा मास है, राइट? हाँ सर। और ये किसका मास है? मेरा मास है ना। मैं ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑन मी। ये फोर्स किस पे है? मेरे पे फोर्स लग रहा है ना। सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देखो याद रखो, force acting on an object is equal to mass of object into acceleration of object। force acting on an object is equal to mass of object into acceleration of object। अगर मेरे पे 10 के न्यूटन फोर्स लग रहा है, मेरा मास 2 kg है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? 6/2 इक्वल टू 3 होगा। सर मीन्स हम फोर्स को अभी हम रिप्लेस कर देंगे एम जी से, और उसके बाद फिर एम और एम कट जाएगा। हाँ जो क्योंकि तो सर, इस अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता है। हाँ सर पर ये वाला जो स्टेप आपने लिखा वो नहीं समझ रहा कैसे लिखा। ये क्या? हाँ सर। भाई एम जी इक्वल टू एफ है, तो मैंने एक स्टेप आगे करके इसको डिवाइड कर दिया, एफ बाई एम। यही तो F इक्वल टू एम जी है। एक्चुअली फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये एम ए होगा।
लेकिन अर्थ के केस में A इज इक्वल टू ग्रेविटी ना, यस सर। इसलिए मैंने A को G से रिप्लेस कर दिया। तो सर ये जी के साइड वाला एम कटेगा ना सर? हाँ तो M ये के नीचे साइड। आके कटे ना, तो कट तो गए। अच्छा सर, तो सर उस टाइम पे आपने नहीं लिया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। मैंने एक दो स्टेप कम कर दिए तो कुछ। तो ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ व्हेन H इज वेरी वेरी लेस देन R। देखो कुछ इतना, हमारा एरोप्लेन कितना हाइट पे उड़ता है अर्थ के? हमारा कितना हाइट पे उड़ता है सर एरोप्लेन? 35 किलोमीटर मैक्स। 35 वो ज्यादा नहीं हो गया? नहीं बहुत सर, हाई है। कभी आपने सोचा नहीं कितनी हाइट पे उड़ता है? सर कुछ सर इतना पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है। देखो कितनी हाइट है, सर्च करो। किसकी सर? एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ता है? बोइंग 12 किलोमीटर सर। 12 किलोमीटर। मतलब वही केस, H इज वेरी वेरी लेस देन R, समझ रहे हो ना? ये सब केसेस। 31,000 फीट है वो। हाँ 31,000 फीट है, किलोमीटर नहीं। हाँ फीट है वही। तो ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होता है, अभी तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया राइट, RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब मैं RE बाहर निकालता हूँ, GM अपॉन RE स्क्वायर अपॉन 1 प्लस H बाय RE। मैंने कुछ नहीं किया, RE बाहर निकाल लिया। RE क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया, राइट। अब देखो ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन अर्थ, दिस इज अबव अर्थ। अब कंफ्यूज हो गए, मैं अबव लिखता हूँ, अबव। सिमिलरली ग्रेविटी अबव। बताओ GM बाय RE क्या है? GM बाय RE क्या है? GM बाय RE स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन सरफेस अपॉन 1 प्लस H बाय RE का स्क्वायर। अब मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, अब मैं आगे करता हूँ, मैं इसके आगे, यहां से आगे जा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहां से आगे जा रहा हूँ। देखो ग्रेविटी अबव इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ सरफेस, और ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? 1 प्लस H बाय RE, 1 प्लस H बाय RE की पावर -2। इससे पहले वाला स्टेप लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सर वो पिछले वाले स्टेप में 1 प्लस H अपॉन RE कैसे हो गया था? H का मैंने RE बाहर निकाल लिया ना कॉमन। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई का स्क्वायर है, मैं x बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर नहीं होगा? यस सर। देखो मैंने क्या किया, G अबव कर रहा हूं, मैंने RE बाहर निकाला, देखो स्क्वायर के साथ है तो स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर बाहर आएगा। देखो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन के एग्जाम में आएंगे, मेरे भी और स्कूल के भी। देखो सर 2 RE, मिनट रुक गया सर, कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा एग्जाम बोला तो कॉपी करने लग गए। और अगर नहीं पूछा मैंने तो फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी कॉपी करने की। हो गया कॉपी? सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। जयदीप आपको क्लियर हो गया डाउट? ठीक है, अब देखो ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
देखो ग्रेविटी ऑफ अबव इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ सरफेस। देखो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं इसमें अभी, h इज वेरी वेरी लेस देन r। जैसे प्लेन का एग्जांपल हो गया, कुछ 100 किलोमीटर हाइट, 200 किलोमीटर, इतना ही। तो इस केस में क्या होता है, ये माइनस, ये बाइनोमियल थ्योरम है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको याद कर लो। ये -2 अंदर आ जाएगा, 1 - 2h by re, ये आंसर हो जाएगा। दिस 2 comes inside। देखो हमेशा याद रखना 1 + x की पावर n when x is very very small। x बहुत स्मॉल है, मतलब कुछ 0.001 टाइप, तो क्या हो जाता है आपका 1 + nx हो जाता है आंसर। जब वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। आपने एरर एनालिसिस में भी किया होगा, जब एरर एनालिसिस का डेरिवेट करते थे, डेल्टा x डेल्टा y बहुत स्मॉल होता है तो उसको 0 ले लेते थे। याद आ रहा है कुछ आपको? एरर एनालिसिस का डेरिवेशन किया था आपने, जब स्कूल में पढ़ाया होगा, राइट? वैसे ही सेम तरीके से इसमें भी क्या होता है, इसकी हायर टर्म बहुत बड़ी रहेंगी, बहुत छोटी, मतलब पावर बहुत बड़ी रहेगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैंने बोला कि आप याद रखो 1 + x की पावर n when x is very very smaller, when x is very very small, when x is very very small, तो क्या होगा 1 + nx हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, कुछ इतनी। सर ये 0. फॉर्मूले कैसे आए सर 1 + h by re? ये बाइनोमियल से है, अभी मैथ्स में पढ़ोगे आप, यू विल स्टडी इन बाइनोमियल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बाइनोमियल। सर ये तीनों फॉर्मूले एक के ही हैं? ये डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट कंडीशन पे। अभी हमने ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर। पहले क्या था, अर्थ के सरफेस के नीचे था, अर्थ के सरफेस पे था, अब अर्थ की सरफेस पे के ऊपर। अब मैं अर्थ की सरफेस के नीचे जाऊंगा, अर्थ की सरफेस के नीचे जाऊंगा। अब देखो अर्थ की सरफेस के नीचे जाता हूं, परफेक्ट बनाए, राइट? सर्कल। देखो वर्क एनर्जी फास्ट पावर, करेंगे तो होता है सर। वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दिया आपको मैंने, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये अर्थ का सर्फ रेडियस है आ रही, सपोज मैं इसके अंदर जाता हूँ कुछ डेप्थ में, मैं इसकी डेप्थ डी में चला गया, थोड़े अंदर चला गया सरफेस के अंदर। अब देखो फर्क क्या पड़ता है, देखो क्या हो गया शिवम, क्या हो गया? सर वो बोल रहे थे आपने अर्थ के सरफेस के अंदर जाना। अच्छा देखो अर्थ के सरफेस के अंदर गए अगर, अब देखो मास ऑफ अर्थ m है मेरा, कैपिटल M, रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ। देखो इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं। मास ऑफ अर्थ क्या है, कैपिटल है, रेडियस ऑफ अर्थ r। अब बताओ मेरा डिस्टेंस, मैं यहाँ पे हूँ अभी, आई एम हेयर, या हम सब यहाँ पे। अब बताओ हमारा डिस्टेंस कितना होगा अर्थ से, हमारा डिस्टेंस कितना होगा, क्या हमारा डिस्टेंस कितना होगा? RE - D। RE - D। मतलब कि जब मेरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, वो पूरे अर्थ की वजह से नहीं लगेगा। कितने अर्थ की वजह से लगेगा? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मच अर्थ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मच अर्थ। इतना अर्थ ही मेरे पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगा, पूरा अर्थ नहीं लगाएगा, पूरा अर्थ नहीं लगाएगा। मतलब कितना मास लगाएगा, इतना मास ही लगाएगा। तो मुझे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पूरा अर्थ का मास मुझ पे ग्रेविटी फोर्स नहीं लगा रहा है, इट्स नॉट होल मास ऑफ अर्थ विच इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो मास मेरा अर्थ के अंदर है, जो ये इतना मास है,
यही मेरे पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मच मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मच मास। अब मुझे ये मास निकालना है, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अभी जाऊं मैं तो अभी 10 मिनट बचे हैं, चलो ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू जी। अब मैं मास ऑफ अर्थ नहीं लूंगा क्योंकि मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम हो जाएगा। मैं एम डैश ले लेता हूं, एम डैश इंटू मेरा मास अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। यहां तक कितनों को आया समझ में? एम डैश क्या है मेरा, मास ऑफ अर्थ बिलो ऑब्जेक्ट। अब मेरे को ये एम डैश निकालना है। देखो अभी एम डैश कैसे निकलेगा, डेंसिटी देखो, आपको ये पता होगा कि अर्थ की डेंसिटी फिक्स है। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज फिक्स, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज फिक्स। देखो पिछले अभी हमने दो ही डेरिवेशन किए हैं, अबव और ग्राउंड सरफेस। हाँ। अब ये अब बिलो वाला है, दिस बिलो। सर मीन्स अबाव वाले में आपने 3 डेरिवेशन करवाए थे, अब मैं एक ही करवाया, कौन सा 2 करवा दिया मैंने? ये पूरा तो एक ही है। एक ही है भाई, पूरा ही है। ओके सर। इतना लंबा बड़ा पूरा एक ही है। तो ठीक है, अब मैं एम डैश निकालता हूं। देखो ऑलवेज रिमेंबर, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या होगी, रो, डिनोट करते हैं रो से। वॉल्यूम क्या होगा, इतने एरिया का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या होगा, आर ई माइनस डी का क्यूब। कौन कितना वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं, इतना वॉल्यूम। आपने बचपन में पढ़ा होगा, राइट? ठीक है। अब देखो डेंसिटी कैसे निकलेगा सर, बोलो। सर ये रो का वो वैल्यू है क्या? रो डेंसिटी है, वैल्यू नहीं निकाली। ओके। देखिए मैं डेंसिटी अर्थ की निकाल सकता हूं, पता है कैसे? मास ऑफ अर्थ अपॉन पूरा जो मास है, कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखो अर्थ की डेंसिटी फिक्स है। अगर अर्थ की डेंसिटी फिक्स है तो मैं देखो, चाहे मैं रेड वाले स्फीयर का डेंसिटी निकालूं या ब्लैक वाले स्फीयर का डेंसिटी निकालूं, सेम ही आएगा कि नहीं? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। अब मैं डेंसिटी, ये 1 है और ये 2 है, मैं 2 को 1 में पुट कर देता हूं, तो एम डैश क्या आ जाएगा, कैपिटल एम 4/3 पाई, ये आर ही है, ठीक है ना, क्योंकि मैं रेड वाले स्फीयर का निकाल रहा हूँ। 4/3 पाई आर ई क्यूब, ठीक है। और ये वैल्यू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। देखो क्या क्या कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। फाइनली मेरा क्या आएगा, इधर से एम डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस डी का स्क्वायर, डी का क्यूब। ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, 3 आ गई। ये इक्वेशन सपोज मैं ले लेता हूं 4। पुट 3 in 4, मैं एम डैश की वैल्यू डालूंगा। एफ इज इक्वल टू जी, एम डैश क्या होगा, कैपिटल एम आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, स्मॉल एम अपॉन आर ई क्यूब, आर ई माइनस डी का
स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर कटेगा और ये पावर कट जाएगी, बस इतना बचेगा, ये स्मॉल m है। f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE क्यूब इनटू RE माइनस d। ठीक है, यहां तक कितनों को आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसमें आपको ये फंडा याद रखना है, इसमें आपको ये फंडा याद रखना है। मैं फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जाऊं, किसी को कोई डाउट है? रितेश, भक्ति, जयदीप, साहिल, सनिका। 13। वैसे आप सोचोगे सर नहीं भी आया तो रट के पास हो जाएंगे, कौन सा ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। चलो वेरी गुड। अब देखो मेरे को f मिल गया, मैं बस कॉपी कर लेता हूँ। f इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE क्यूब, ये क्या हो जाएगा? RE माइनस d। तो g क्या हो जाएगा? g बिलो अर्थ इक्वल टू f बाय स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m बाय RE क्यूब अपॉन RE माइनस d अपॉन m। ये m और m कट जाएगा, gm बाय RE क्यूब, यहाँ पे लिख लेता हूँ gm बाय RE क्यूब। समझ के क्या तो याद रहता है? RE माइनस d। अब मैं ये एक RE को अंदर ले जाता हूँ, एक RE को अंदर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा? gm बाय RE स्क्वायर RE माइनस d बाय RE। फाइनली क्या होगा? ये है R ऑन ग्राउंड, क्या हो जाएगा? R ऑन ग्राउंड 1 माइनस d बाय RE। ये कैसे वैल्यू रहेगी इसकी? देखो जैसे जैसे d बढ़ेगा, जैसे जैसे d बढ़ेगा क्या होगा? ग्रेविटी क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? मैं अंदर जा रहा हूँ ना, d अंदर जा रहा है, d अंदर जा रहा है, राइट? d इज गोइंग इनसाइड। और जब d इक्वल टू RE हो जाएगा मतलब क्या? मैं सेंटर पे आ गया। d इक्वल टू RE मतलब मैं कहां पे आ गया? सेंटर पे आ गया। g क्या हो जाएगा मेरा? सॉरी g 0 हो जाएगा। क्यों? d इक्वल टू RE 1 माइनस 1 0। तो जैसे जैसे मैं अंदर जाता हूँ ग्रेविटी क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है। रिमेम्बर दिस। मैं फटाफट तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही हो पाएगा। यस, देखो ग्राउंड सरफेस पे, इसको सीधे जी लिखते हैं। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय RE स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ याद रखो, रेडियस ऑफ अर्थ याद रखो, ग्रेविटी बिलो, ग्रेविटी बिलो इज व्हाट? दिस g into 1 minus d by RE। d क्या है? डेप्थ। d इज डेप्थ, कितना नीचे जा रहा हूं, d इज डेप्थ, g above, g upon 1 minus 2h by RE। बट इसमें कंडीशन क्या है? h इज वेरी वेरी लेस देन RE और h इज हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ। कितनों को आ गया समझ में? सर 2 मिनट सर, वो उतार ले। प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ जयदीप, बस 1 मिनट। सर एक स्टोरी
स्टोरी याद है, दिमाग में कुछ आई नहीं। कल मैंने जितना आती थी एक साथ ही बोल दी, अगली बार मैं रोक के रखूंगा। सर आपको ये डेरिवेशन याद कैसे रहती है? हाँ आपको इतनी डेरिवेशन हाँ तो सर पढ़ा के याद हो गई। एक्सपीरियंस सर। नहीं एक्सपीरियंस देखो, चीजें ऐसी है कि मैं भी भूल जाता हूँ अगर मैं इसको रेगुलर सर ना पढूं। पढ़ाने से चीजें याद रहती हैं। हाँ मतलब कि मेरे को हर साल में 1 ना 2 बार तो ये पढ़ाना हो ही जाता है, तो याद रहता है। सर लास्ट ईयर हमको एक क्वेश्चन था कि मीन जी सेंटर ऑफ मीन्स अर्थ पे जी 0 क्यों होता है सर, तो उसमें